रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जगह बोला गया है क्यूब रूट ऑफ पी। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पी की पावर 1/3, बीटा की वैल्यू पी की पावर 1/3 ओमेगा और गामा की वैल्यू पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बात कितने लोग समझे भाई? क्यूब रूट ऑफ 1 का मतलब होता है 1 की पावर 1/3 इज एक्स, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के रूट। तो क्यूब रूट ऑफ पी का मतलब हो गया पी की पावर 1/3, मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू पी के रूट, है ना। और कल की क्लास में मैंने बताया था ना एक्स क्यूब इक्वल टू पी के 3 रूट होते हैं, पी की पावर 1/3, पी की पावर 1/3 ओमेगा एंड पी की पावर 1/3 ओमेगा। आ गया ना दिमाग में? तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हो गई। अब अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा और गामा की जगह क्या रख देना? गामा। तो पी की पावर 1/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा सबसे। बोलो भाई। तो अल्फा एक्स बीटा एक्स गामा, बीटा एक्स गामा वाई और अल्फा जेड। तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड अपॉन क्या आएगा? बीटा नहीं, बीटा तो बीटा क्या है आपका? ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और प्लस जेड, ये आएगा देखो। अच्छा अब ध्यान से देखना, यहां से अगर आपको ओमेगा कॉमन करना है तो यहां पर एक ओमेगा होना चाहिए ना यहाँ पे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके लिए क्या करोगे देखो जरा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब, लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब इज 1 ना। अच्छा ये हो जाएगा ओमेगा वाई और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड अपॉन ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड। अच्छा जेड आपको सिंगल चाहिए तो पूरे से क्या कॉमन करोगे? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा को क्या ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हो? यस ओमेगा सर। की पावर 4 ओमेगा होता है कि नहीं? क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, याद आया? अब यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन करो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। दिखा नहीं दिखा? अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और जेड। और यहाँ पे क्या लिखा है? ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और जेड दोनों क्या हो गए? कैंसिल। आंसर दिखा कि नहीं भाई? तो अल्फा बीटा गामा अगर क्यूब रूट ऑफ पी है तो अल्फा बीटा गामा को आप ये ले सकते थे। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई भाई? चलिए फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप का था, आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? इसके बाद अगला डाउट कौन सा पूछ रहे थे? फिफ्थ तो मैंने करा ही दिया था। 6 हुआ? 6? यस सर। यस सर। 6 तो सीधा ही है। 7 सर 7। हाँ पहले 6 देख लो, 6 भी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ 2-3 चीजें पढ़ानी है वैसी वाली जो आपने बीच में छोड़ रखी है। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस 1 को आप 2 - 1 लिख सकते हो कि नहीं? 2 - ओमेगा एंड 2 - ओमेगा स्क्वायर, देखो। और इसको लिख सकते हो 3 - 1 3 - ओमेगा एंड 3 - ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म है n-1 n - ओमेगा और क्या है? n - ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, क्या ये r इक्वल टू 2 से लेके n, r - ओमेगा r - ओमेगा स्क्वायर और r - 1 लिखा है? बोलो r की वैल्यू पहले 2 फिर 3 फिर 4 कहां तक जा रहा है? n तक। कितने लोग समझ लो? अच्छा आप कॉमन सेंस से सोचिएगा, क्या हम इसको r इक्वल टू 1 से लेके n r - 1 r - ओमेगा r - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? भाई 1 - 1 तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो जीरो ऐड करते ही वो 1 - 1 वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितने लोग ये चीज समझे भाई? क्योंकि इसमें हम ये वाला टर्म अगर ऐड कर दें 1 - 1 1 - ओमेगा 1 - ओमेगा स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो ही है ना भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब ये वाले टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये r इक्वल टू 1 से लेके r³ - 1 लिखा है? क्यों? क्योंकि x³ - 1 को आप लिख सकते थे x-1 x - ओमेगा और x-। अब इसका सम कौन नहीं निकाल पाएगा? r इक्वल टू 1 से लेके n r³ और r इक्वल टू 1 से लेके n 1। r³ का सम आपको पता होता है कितना? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता वो सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तब आ जाएगा। आंसर सिंपल था नहीं? चलिए इसके बाद 7th की बात करते हैं। 7th में कहाँ फंसे हो भाई तुम? बोलो 7th में क्या डाउट है, बताओगे? सर मतलब स्टार्ट कैसे करें सर, मतलब प्रोसीजर क्या होगा सर, वही नहीं समझ में आया इसके लिए। देखो ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है ना। अगर मैं आपसे सिंपल स्टेटमेंट पूछूं कि x - a इज
फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो इसका सिंपल मतलब होता है एफ ऑफ ए इज 0। ये बात कितने लोगों को समझ आती है? अगर x माइनस ए फैक्टर है तो x इक्वल टू, मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू ए, वो इसमें रखने पर आउटपुट कितना आना चाहिए? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? आप सोचो कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मतलब एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका मतलब एक्स कॉमन आया ना, एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट यही तो होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। याद आया कि नहीं? इसका मतलब अगर x फैक्टर है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 चेक करना है, अगर x माइनस ओमेगा फैक्टर है तो x इक्वल टू ओमेगा रखना पड़ेगा, और x माइनस ओमेगा स्क्वायर फैक्टर है तो, यानी अगर ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यू इसकी रूट में आ जाएगी ना। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब आओ, x प्लस 1 की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 दिख रहा है? चलो सबसे पहले चेक करो, x इक्वल टू 0 रख दो, क्या आएगा? 1 की पावर n माइनस 1, ये तो हमेशा ही 0 होगा, n कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? गुड। इसके बाद चेक करो जरा x इक्वल टू ओमेगा, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1, दिखा? अच्छा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n को माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n बोल सकते हो। अरे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं? माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 आ गया, यहां तक ओके हो? बोलो भाई। अब आओ, n क्या है? ऑड इंटीजर। n क्या है भाई? ऑड इंटीजर, वो भी ग्रेटर देन 3। n एक ऑड इंटीजर है और वो भी 3 से ग्रेटर। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी कि n एक ऑड इंटीजर है और वो भी ग्रेटर देन क्या है? 3। तो n जो है वो ऑड है, ऑड है तो ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 2n। अरे ऑड है तो n को मान लो 2k प्लस 1, मान सकते हो कि नहीं? बोलो। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? मान सकते हैं ना? अरे हाँ है ना? अच्छा, n ऑड इंटीजर है तो या तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल भी तो हो सकता है ना? नहीं, ग्रेटर देन 3 है बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसको 3k प्लस 1 ले लो भाई। n या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। 3 का मल्टीपल हो नहीं सकता, तो या तो 3 का मल्टीपल प्लस 2 होगा या 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। दोनों केसेस में ऑड हो जाएगा कि नहीं? नहीं, इस केस में ऑड होगा। अरे छोड़ो ना, इतना क्या जान लो, जान लो n ऑड है और 3 का मल्टीपल नहीं है, इतना ध्यान रखो, बाकी चीजें बाद में समझेंगे। n ऑड है और 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, यहाँ तक पहुंच गए? अच्छा, n अगर ऑड है तो ये ओमेगा की पावर 2n आएगा, ये ओमेगा की पावर n आएगा और ये -1 आएगा। देख लो भाई, यहाँ तक कितने लोग चीजें समझ पा रहे हो बताओ? यहाँ तक आ गए ना? अब आओ, माइनस होगा अभी, ठीक है देखो। अच्छा, अब ये माइनस कॉमन करते ही बनेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ओमेगा की पावर n और 1, और ये हमेशा 0 ही आएगा। नहीं समझे क्या लिख दिया मैं? ओमेगा की पावर n और प्लस 1, ये रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है, ठीक है? अच्छा, अब चेक करो किसको, x इक्वल टू, अच्छा ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई, ये चेक करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट। याद आया कि नहीं? तो अगर ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर आ गया। कितने लोग ये चीज समझ पाए भाई? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ आपको बोल दी कि ये रिजल्ट हमेशा 0 होगा, ये वाला, वो देख लो। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल करूं कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। वाला था क्या, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये तो दोनों स्टेटमेंट आपको पता है ना?
अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इसकी दो वैल्यू होती है। ये 3 होता है जब n 3 का मल्टीपल हो, और ये 0 होता है जब n 3 का मल्टीपल ना हो। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n 3 का मल्टीपल है तो ये रिजल्ट हमेशा 3 आएगा, और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो। और इसका यूज कई जगह होता है, अभी मैंने इसका यूज यहाँ किया ना, दिखा n 3 का मल्टीपल नहीं था तो ये सम मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है? 0। बोलो भाई, वो इसी वजह से हो गया। आ जाओ आ जाओ, नोट कर लो इसको कहीं पे, क्योंकि इसका यूज कई जगह हो जाता है। बाकी लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं भाई? सबका कैमरा बंद है इस वक्त। जितने लोगों का कैमरा बंद है मैं सबको क्लास से बाहर निकालना अभी शुरू करूंगा। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, है कि नहीं? तो देखो n 3 का मल्टीपल है, ये तो आसान चीज थी। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के ओमेगा की पावर 6 के, तीनों 1 1 1 आएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये तो ओके। अच्छा अगर ओमेगा 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब n 3 का मल्टीपल नहीं है, तो n क्या क्या हो सकता है? या तो 3k प्लस 1 हो सकता है, या 3k प्लस 2 हो सकता है। अरे हाँ है ना। अगर 3k प्लस 1 है तो 1 ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा की पावर 3k और ओमेगा की पावर 6k तो 1 ही होगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर ये 3k प्लस 2 है तो ये आएगा ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा ओमेगा की पावर 6k इंटू ओमेगा की पावर 4, जिसको आप फिर से लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी भी रिजल्ट क्या आ गया? तो अगर ये n 3 का मल्टीपल है तो 1 1 1 आंसर 3 आएगा, और अगर ये n 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कितने लोग ये बात समझे? और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह कैलकुलेशन रिड्यूस करने में यूज होता है। अब स्क्रीन हैंग हुई है। ये क्वेश्चन था जेड और ओमेगा दो नॉन, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ ओमेगा के बराबर है, यानी दोनों का मॉडुलस सेम है। अच्छा अब आपसे कहा गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ये पाई है। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? यानी अगर आपसे मैं कहूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होगा? पाई माइनस थीटा। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? अरे बोलो भाई। दोनों का मॉडुलस कैसा है भाई? इक्वल। अब और ज्योमेट्री वाइज देखो, सपोज जेड जो है वो e की पावर आई थीटा है, आया ना, और ओमेगा जो है वो कितना है? e की पावर आई पाई माइनस थीटा। ये बात फील कर पाते हो? अच्छा मान लो ज्योमेट्री से नहीं करते हैं तो ये आएगा e की पावर आई पाई इंटू e की पावर माइनस आई थीटा। e की पावर आई पाई को -1 बोलते हो क्या? अच्छा क्या ये माइनस जेड बार लिखा है? भाई अगर जेड ये है तो जेड बार जो है वो e की पावर माइनस आई थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। आई की जगह माइनस आई, याद आया? इसका मतलब ओमेगा जो है वो माइनस जेड बार है, तो ओमेगा बार जो है वो माइनस जेड है, इसका मतलब जेड माइनस ओमेगा बार है कि नहीं? बताओ। ये बात कितने लोग समझे? अगर ज्योमेट्री से देखो तो जेड यहाँ है सपोज, और ये एंगल थीटा है, आया ना, तो पाई माइनस थीटा करते ही यहाँ पे डब्ल्यू आएगा कि नहीं? बताओ। नहीं नहीं, पाई माइनस थीटा करना, सॉरी, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। अरे हाँ है ना, ये होगा डब्ल्यू आर। हाँ ठीक, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा कि नहीं? ये तभी तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। अगर इस एंगल को भी हम थीटा लें, ये एंगल पाई माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो? ज्योमेट्री से ये चीज दिखी कि नहीं आपको? ये मेथड 2 है बाय ज्योमेट्री, ये मेथड 1 था जो आप आराम से कर लेगा सब लोग। मेथड 1 सबको समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। मेथड 1 में हमने क्या किया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस ओमेगा पाई था। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आप थीटा लोगे तो ओमेगा पाई माइनस थीटा होगा। दोनों का मॉडुलस सेम है, तो अगर जेड ई की पावर आई थीटा है तो ओमेगा ई की पावर आई पाई माइनस थीटा होगा।
इसको आप e की पावर माइनस आई पाई e की पावर माइनस आई थीटा लिखोगे, इसको आप -1 लिखते ही तो ये माइनस जेड बार, और यहाँ से आंसर आ गया। मेथड 1। मेथड 2 में हमने कहा कि अगर ये जेड है थीटा एंगल पे तो ओमेगा पाई माइनस थीटा एंगल पे यहाँ होगा। ये फील कर पाए कि नहीं? तो सोचो अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इसकी फीलिंग यही होती है ना, पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये माइनस जेड होगा, अरे हाँ है ना, और ये वाला माइनस जेड बार होगा, तो यानी ओमेगा बाई फीलिंग क्या होगा? माइनस जेड बार। तो ओमेगा बार कर लो, ये थीटा अभी समझ गया कि नहीं डायग्राम वाइज? तो ये जेड से आया माइनस जेड और ये माइनस जेड से आया माइनस जेड ओमेगा बार, तो यानी ओमेगा हो गया माइनस जेड ओमेगा बार, तो ओमेगा हो गया माइनस जेड, तो जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा बार डायग्राम से आएगी। कितने लोग ये डायग्राम समझ गए? तो ये दोनों मेथड है, दोनों में से जो आपको सही लगे वो लगा लीजिएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? लिख दो, अगर हम जेड को r इंटू ई की पावर आई थीटा ले तो जेड बार क्या होता है? r इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा, जेड की पावर n अगर करोगे तो आएगा r की पावर n ई की पावर आई एन थीटा। जेड बार की पावर n करोगे तो आएगा r की पावर n ई की पावर माइनस आई एन थीटा, जहां पे r का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड है और थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ये बात ओके है? आप सोचो अगर हम जेड की पावर n प्लस जेड बार की पावर n करेंगे तो क्या आएगा? r की पावर n कॉमन, यहाँ बचेगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और यहाँ आएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। साइन n थीटा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आएगा 2r की पावर n cos n थीटा, इसी को हम लिखते हैं 2 मॉडुलस ऑफ जेड की पावर n cos ऑफ n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? इसीलिए रिजल्ट मैंने लिखा था। समझ गए कि नहीं बताओ? तो अगर जेड की पावर एन हो और जेड बार की पावर एन हो तो पहली चीज ये हमेशा प्योरली रियल होता है, एन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जेड की पावर एन और जेड की पावर अगर बार की पावर एन को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आता है 2 आर की पावर एन कॉस एन थीटा। समझ रहे हो? क्योंकि साइन वाला पोर्शन क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। ये बात आप समझ में आ गई होगी। Right? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहली चीज ये आप तभी लगा पाओगे जब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब वो एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में होगा, है कि नहीं? तो वही चीज बस आपको देखनी थी इस क्वेश्चन में। अगर इसके रूट नॉन रियल हैं तो वो पेयर में होंगे कि नहीं होंगे तो पता है ना। आप मान लो ये भी नहीं पता है हमें, तो अगर हम इसके रूट डिस्कस करें तो क्या बोलेंगे? एक्स 2 प्लस माइनस, ये तो लगा लोगे ना सब लोग, 4 माइनस 16/2। तो क्या x की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 12/2 आएगी? क्या इसी को हम 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बोल सकते हैं? बताओ। 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 से 2 बाहर आएगा, और माइनस रूट 3 को हम आई रूट 3 लिखेंगे। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 प्लस आई रूट 3 है, तो बीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आई रूट 3। तो सोचो अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू मॉड ऑफ अल्फा की पावर n इंटू कॉज ऑफ n आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? है ना। अब बताओ, अगर अल्फा 1 प्लस आई रूट 3 है तो मॉड ऑफ अल्फा कितना होगा? 2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा कितना होगा? थीटा लेंगे ना, यहाँ से tan थीटा निकालोगे y बाई एक्स, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो π/3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n, बोलो, और cos ऑफ n π/3। तो क्या ये रिजल्ट 2 की पावर n प्लस 1 cos n π/3 आ रहा है? ये लिखा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो भाई? तो z की पावर n और z बार की पावर n जो है वो 2r की पावर n cos n थीटा होता है, यहाँ पे r मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ। कितने लोग ये बात समझ पाए भाई? गुड।
3 प्लस 5i, तो -3 प्लस 5i किस क्वाड्रेंट में आएगा? 1 2 3 और 5, कुछ यहाँ कहीं आएगा? -3 प्लस 5i सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं? अच्छा, -5 एंड -3i यहाँ कहीं होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं? ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं भाई? पक्का? अब ये 2 पॉइंट आ गए, दोनों को ज्वाइन कर दो मान लो, तो ये लाइन आ गई। अब आपसे पूछा गया है Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लाइंग ऑन अ लाइन सेगमेंट Z1 एंड Z2 यही लाइन हो गई। आप पूछा है फाइंड आउट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, जो कि इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी होगा, है ना? अब सोचो इस लाइन सेगमेंट में अगर कोई भी Z होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट यहां से शुरू होगा कि नहीं? और उसका आर्ग्यूमेंट यहां पे खत्म होगा कि नहीं? भाई इसके बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मूव करेगा, ये बात कितने लोग समझ रहे हो? अरे बोलो। आप सोचो, मान लेते हैं ये वाला आर्ग्यूमेंट थीटा है और ये वाला आर्ग्यूमेंट अल्फा है ना? तो थीटा का मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 प्लस 5i, और अल्फा का मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ -5 -3i। ये बात कितने लोग समझ रहे हो भाई? आप बताओ, -3 प्लस 5i का आर्ग्यूमेंट निकाल पाओगे? भाई इसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे? tan थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? क्या आएगा tan थीटा? 5/3। अरे हाँ है ना? तो इसी θ1 को आप कह दोगे tan इनवर्स 5/3। समझ रहे होगे? ये किस क्वाड्रेंट में है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 प्लस 5i क्या लिखने वाले हो? 5। आर्ग्यूमेंट ऑफ इसको क्या लिखोगे? i माइनस tan इनवर्स 5/3। अरे हाँ है ना? गुड। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लो जरा, -5 -3i। इसमें अगर आप tan θ1 निकालोगे तो मॉड लगा के 3/5 आएगा, यानी अब यहां से θ1 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/5। मॉड लगा के लिखते हैं ना, याद आया? बट अभी किस क्वाड्रेंट में है भाई? तो थर्ड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हो? थीटा मतलब tan इनवर्स 3/5 से -5। दोनों यहां तक पहुंच गए कि नहीं? दोनों आर्ग्यूमेंट लिख लोगे कि नहीं? पहले ही बताओ, प्लीज गलत हो गया। यहां तक पहुंच गए? अब क्वेश्चन में कहा गया था इस लाइन सेगमेंट में जितने भी जेड है तो उसका आर्ग्यूमेंट यहां से शुरू होगा और यहां खत्म हो जाएगा। अच्छा आप सोचो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस थीटा से शुरू होकर कहां तक जाएगा? और फिर -π से शुरू होकर कहां तक आएगा? अल्फा तक। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कहां से कहां होगी? -π से tan इनवर्स 3/5 -π। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। और यूनियन कहां से स्टार्ट होगा? पाई माइनस tan इनवर्स 5/3 से पाई। कितने लोग ये पूरा कैलकुलेशन समझे आंसर का? इस आंसर को लिखने में किसी को डाउट हो तो बताए मुझे। अरे हाँ है ना? हमने इस बाउंड्री वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, हमने इस बाउंड्री वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अब इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सबका आर्ग्यूमेंट इसी के बीच में होगा कि नहीं होगा? अब ये वैल्यू यहां से शुरू होके पाई तक जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल है, और फिर -π से शुरू होके यहां तक आएगी क्योंकि प्रिंसिपल है। कितने लोग ये पूरी कहानी समझे? तो इस लाइन सेगमेंट में अब ऐसे मान लो लाइन सेगमेंट यहां ऐसे खींच दो मैं ये इन दोनों पॉइंट को, तो आर्ग्यूमेंट कहां से कहां लाई करेगा? यहां से यहां के बीच। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे और उसको कहां तक ले जाएंगे? पाई तक, और फिर -π से इसका आर्ग्यूमेंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इस तरह का सिचुएशन हर बार डील कर लोगे कि नहीं? सपोज लाइन सेगमेंट ये होता, तो इस और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लेते और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लेते। बोलो। इसको यहां से ले जाते कहां तक? पाई तक, है ना? और फिर -π से इसको कहां तक ले जाते? इस वाले का आर्ग्यूमेंट। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो भाई? सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? ये गलत हो गया क्योंकि लाइन इस साइड है ना भाई। अरे यार, सपोज अब क्वेश्चन ऐसा होता कि मैं लाइन ऐसे बनाता, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 कहता और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कहता Z2। अब Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन पर कोई भी Z है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की रेंज क्या होगी? सबसे पहले आप Z1 का आर्ग्यूमेंट निकालते, अरे बोलो, और फिर आप Z2 का आर्ग्यूमेंट निकालते,
मान लो अल्फा आता, दोनों आर्ग्यूमेंट निकल आते कि नहीं, है ना। तो ये वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाती, बोलो, 0 से लेके थीटा तक जाता कि नहीं, या ऐसे समझो 0 से लेके आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जाता, जाता कि नहीं भाई। और ये कहां से कहां तक जाता, यूनियन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से लेके 0 तक आता कि नहीं। लो, Z2 का आर्ग्यूमेंट निगेटिव होता कि नहीं होता, और ये Z2 के आर्ग्यूमेंट से कहां तक जाता है, 0 तक। ये पूरे आर्ग्यूमेंट कवर कर लेता कि नहीं। अब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो लिख लोगे कि नहीं आंसर, बोलो। अब Z1 और Z2 कैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्या हम उनका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही, बताओ। कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है। क्या ये बात सबको समझ आ रहा है। 3i और रेडियस उसकी कितनी है, 3, यानी कि उसका सेंटर हो गया 3i और रेडियस उसकी हो गई 3। तो ये वाला 0.6i हो जाएगा कि नहीं, 3 डिस्टेंस ऊपर डायमीटर। अच्छा, जेड जो भी लेना है उसका आर्ग्यूमेंट 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब जेड सिर्फ इसी रीजन में हो सकता है कि नहीं, बोलो। अरे इसमें कोई भी जेड एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे फैक्ट है, इस सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट, हाँ कोई बात नहीं, इस सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट जेड ले सकते हो कि नहीं, देखो है ना। तो सर्किल जो होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पोर्शन में ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। पॉइंट को आप जेड मान सकते हो, सपोज हमने कहा ये जेड है। अच्छा आप सोचो, हमें 6 को इन्वॉल्व करना है कि नहीं, तो 6 ये हो गया, आया ना। और ये 0 हो गया, तो हमने क्या किया, इसको लेकर एक ट्रायंगल बना दिया। अच्छा यही क्यों ट्रायंगल बनाया, उसका लॉजिक है, क्योंकि जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है, वो ये है। ये बात कितने लोग समझे, थीटा होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना दिया हुआ, थीटा। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेना था वो देखते जाइएगा। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है, ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये अगर थीटा है, ये डायमीटर है कि नहीं है, बताओ। बाकी लोगों को दिख रहा है ना अभी, तो ठीक है ना, ये डायमीटर है, तो ये 90 एंगल बनाएगा डायमीटर पे, डायमीटर सरकमफ्रेंस पे, तो सर्किल की प्रॉपर्टी है ना। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितने लोग समझे, ये वाला एंगल थीटा होता है। अच्छा अब अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको जेड कह दूं, तो ट्रायंगल ए बी जेड में, ट्रायंगल ए बी जेड में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा। भाई ये वाला ट्रायंगल है, ये साइन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, ये हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, 6। और परपेंडिकुलर को क्या हम मॉड जेड बोल सकते हैं, बोलो। परपेंडिकुलर की लेंथ मॉड जेड है कि नहीं, बताओ भाई। तो इसको हम बोल सकते हैं मॉड जेड बाई 6। अरे हाँ है ना, ये बात कितने लोगों को समझ आई, बताओ। यहां तक समझ में आया भाई, साइन थीटा का मतलब हो गया मॉड जेड बाई 6। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, ओके हो इस बात से, डन। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, डन हो गया। अब आओ, जेड जो है, जेड वो होगा मॉड जेड इंटू ई की पावर आई थीटा। ये बात कितने लोग समझे, मॉड जेड इंटू ई की पावर आई थीटा। भाई ये इसका मॉडुलस हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, तो आर इंटू ई की पावर आई थीटा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। अच्छा इसको आप लिख सकते हो मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते हो। अच्छा साइन थीटा पूरे से कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस आई। यहां तक पहुंच गए हो कि नहीं। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, मॉड जेड बाई, मॉड जेड के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला ना। नहीं नहीं रुक जाओ एक सेकंड, मॉड जेड बाई 6, साइन थीटा की जगह रख दो, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? मॉड जेड को 6 साइन थीटा रख दे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा ना, और हमें साइन थीटा चाहिए नहीं ना क्वेश्चन में।
हमें प्रूव करना है कॉट थीटा 6/z, समझे ना? साइन थीटा की वैल्यू सही निकाली ना मैंने, मॉड यस सर। बाई 6 तो सही निकाल। मॉड जेड का मतलब हो गया 6 साइन थीटा ना, साइन थीटा ही मैंने कॉमन किया है, आई कैसे रहेगा? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिया है, मॉड जेड e की पावर आई थीटा, ये भी सही किया है, गड़बड़ हुआ है। जेड लिया मॉड जेड e की पावर आई थीटा, वेरी गुड। मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, गुड। यहाँ से साइन थीटा कॉमन किया क्योंकि हमको साइन थीटा पता है, ये भी ठीक है। तो ये बन गया कॉट थीटा प्लस आई, ये भी ठीक है। बोलो भाई, साइन थीटा की वैल्यू है 6/मॉड जेड। अगर हम इसको मॉड जेड बाई 6 लिख देंगे तो ये 6z आ जाएगा ना। जो हमें चाहिए वो नहीं है। कहाँ गए? सर हम्म सर मॉडजेट को 6 साइन थीटा लिख दीजिए, फिर उसके बाद जेड को आरएचएस में ले आइए और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एलएचएस में ले जाइए। वहां से सिंप्लीफाई करने पे आ गया है। यस सर। क्या करें, साइन थीटा को लिख दें मॉड जेड बाई 6 ऐसा। सर मॉडजेट को 6 साइन थीटा लिख दीजिए। मॉड जेड को लिख दें 6 साइन थीटा, फिर सर उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, सोचने का तरीका एक ही रखो, बार बार इधर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ तक सब लोग पहुंच गए थे कि नहीं? साइन थीटा मॉड जेड बाई 6 निकाल ही लिया था मैंने, तो आप साइन थीटा को मॉड जेड बाई 6 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पहुंच गए? अब ध्यान से सुनते जाइएगा बस। ये वैल्यू होगी मॉड जेड स्क्वायर बाई 6 और ये होगा कॉट थीटा प्लस आई। ओके हो यहाँ तक? अच्छा आपने तो पढ़ा ही ना मॉड जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो ये आ गया z इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार बाई 6 और साथ में आ गया कॉट थीटा प्लस आई, आया ना? अच्छा z से z हो गया कैंसिल आउट, यहां से आ गया 6/z बार इक्वल टू कॉट थीटा प्लस आई, यानी 6/z आ गया कॉट थीटा माइनस आई। तो इसका मतलब कॉट थीटा माइनस 6/z कितना आ गया? नहीं आया समझ में? तो अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, उससे भी हो जाता है जो आप सोच रहे। एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर 3i और रेडियस 3 है और उसका आर्ग्यूमेंट 0 से π/2 हो तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आया ना? तो तुरंत आपने सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जेड माना, इस एंगल को थीटा लिया, ये मॉड जेड हो गया। तो जेड को आप मॉड जेड ई की पावर आई थीटा लिख सकते हो, आया ना? अच्छा इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया। यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू मॉड जेड के टर्म में निकाल सकते हो। अच्छा व्हाई वी आर टेकिंग साइन थीटा कॉमन, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या है, कॉट थीटा, और यहाँ कॉट थीटा तभी बनेगा जब आप इससे क्या कॉमन करोगे, और साइन थीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, उसकी वैल्यू उठा के रखोगे, जो रिजल्ट चाहिए वो प्रूव। प्रोसेस समझ में आया? यही रास्ता हमने क्यों लिया, अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी। पहले स्टेटमेंट में जेड एक रे बनता है जिसका सोर्स ओरिजिन होता है, भूल जाते हो भाई तुरंत चीजें, और उसमें ये सोर्स काउंट नहीं होता। दूसरे केस में भी जेड क्या बनता है, एक रे बनती है, बट अब की उसका सोर्स क्या हो जाता है, Z1 होता है, सोर्स तो कभी काउंट नहीं होता ना। अभी भी उसका सोर्स क्या हो जाता है, Z1, और सोर्स कभी काउंट, यही तो लिखवाया है। अच्छा इसमें लाइन का ये पोर्शन काउंट, लाइन का ये पोर्शन काउंट, भाई इसकी मैंने क्वेश्चन भी निकलवा के दिखाई है, कहाँ हो तो भूल क्यों गए फिर? अब आया समझ में? अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, आपको ए प्रूफ करना है क्या होगा, तो बताओ पहले स्टेटमेंट से क्या समझे?
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस ए इक्वल टू पाई बाई 6, ए रियल नंबर है, इसका मतलब ए कहाँ होगा, ए होगा या माइनस ए, जेड माइनस जेड 1 करते हो ना, इसका मतलब यहाँ पर कहीं माइनस ए होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि ए तो रियल है, और कितने एंगल पे लाइन खींचनी है, तो यहाँ से पाई बाई 6 एंगल बनाती हुई एक लाइन जा रही, इस लाइन की सरकमफ्रेंस पे कहीं भी क्या हो सकता है, मतलब इस लाइन पे कहीं भी क्या हो सकता है, जेड। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? गुड। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए इज 2 पाई बाई 3, ये एंगल आपका पाई बाई 6 है, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब ए यहाँ कहीं होगा सेम डिस्टेंस पे, और अब इससे जो लाइन बनानी है वो किस एंगल पे बनानी है, किस एंगल पे बनानी है, 2 पाई बाई 3 पे, समझ रहे हो कि नहीं समझो? तो इससे जो लाइन बनाओगे वो किस एंगल पे बनाओगे, 2 पाई बाई 3 पे, है ना, इस पर दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही जेड होगा कि नहीं, भाई जेड इस पे भी है, जेड इस पे भी है, तो इसका मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है कि नहीं। अब आपको ये वाला जेड निकालना है, क्या होगा, तो बताओ इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। अरे हाँ ये ना, बस इतना आपको इस क्वेश्चन में करना, एम समझे, ये एक लाइन। अच्छा, कॉमन सेंस सोचो, अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 12 दे देता तो ये पाई बाई 6 से छोटा हो जाता, तो अब ये लाइन कुछ ऐसी जा रही होती, तो क्या इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, तो अब यहाँ आंसर सीधे क्या आ जाता, पाई। कितने लोग ये बात समझ पाए, मैंने दोबारा बोली, यस इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक लाइन पाई बाई 6 पे थी और एक लाइन किस पे थी, 2 पाई बाई 3। और ये ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड 1 इक्वल टू थीटा का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें 0 और इसमें थीटा जेड 1 को सोर्स मान के लाइन खींचते हैं, डन। अब ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट और थीटा, बोलो। अभी दो चीजें सोच के हमें जवाब दीजिएगा, दे पाओगे, सोचो जल्दी से, कॉमन सेंस दौड़ाओ। देखो कॉमन सेंस बताऊं, ये ओरिजिन है, ये ए और ये कितना है, माइनस ए, एक लाइन यहां से किस एंगल पे जा रही है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, एक लाइन यहां से किस एंगल पे आ रही है, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, यानी कि ये सेंटर हो गया और ये एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे आ गया कि नहीं, ये बताओ। कितने लोग ये बात फील कर पाए भाई, तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस होगी वही, इसका मतलब मॉडुलस ए आ गया, तो मॉड ऑफ जेड ए हो गया तुरंत। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ज्योमेट्री का एक पोर्शन खत्म। अच्छा, अब ये ए तो ये भी क्या हो गया, ए, यानी ये एंगल 60, ये एंगल 60 हो गया कि नहीं, बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया, पाई बाई 3, तो जेड को तुरंत क्या लिखोगे, ए ई की पावर आई पाई बाई 3, इसी को हम बोलते हैं ए सिस थीटा। ई की पावर आई थीटा को सिस थीटा भी बोला था, सिस थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोलने का तरीका है, लिखने का भी है, मतलब ई की पावर आई थीटा को सिस थीटा भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन, तो घबराने की उसमें जरूरत नहीं। कितने लोग ये ज्योमेट्री से वैल्यू निकालना सीख पाए, ये बताओ। ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अगर आप वैसे लाइन निकाल के सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग है, उसकी जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री लगाओगे तो पहली चीज ये देखोगे, ये 30 ये 60 दिखा कि नहीं, तो ये एंगल तुरंत क्या मिल गया, 90। अब ये 90 मिलते ही आपको पता चल गया ना, ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पे आ गया, जिसका ये डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया तो ओरिजिन सेंटर हो गया। ओरिजिन सेंटर क्यों हुआ, क्योंकि ये ए और ये ए है, तो ये डिस्टेंस भी ए हो गई बिकॉज ऑफ सेंटर, तो यानी मॉडुलस ए मिल गया, बोलो। अच्छा, ये ए तो ये भी ए हो गया, यानी ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60, यानी इक्विलैटरल हुआ कि नहीं। इक्विलैटरल होते ही आप क्या बोलोगे, ये एंगल 60 हो गया, यानी आर्ग्यूमेंट डन हुआ कि नहीं भाई। ये ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। सिस थीटा में घबराने की जरूरत नहीं, सिस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन। बोलिए भाई, 12 का लॉजिक सबको समझ आ, ये बात समझ में आई? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मॉड जेड मॉड ओमेगा ई की पावर आई थीटा माइनस अल्फा। अरे हाँ है ना। अब सोचो,
जेड ओमेगा बार को अगर बोलोगे तो बोलोगे मॉड जेड मॉड ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस आई साइन थीटा माइनस अल्फा। तो बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड ओमेगा बार क्या हो गया? मॉड जेड मॉड ओमेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। कितने लोग ये कहानी समझे? अरे हाँ या ना बोलो। तो बस अब इस स्टेटमेंट में पहला चेंज यही लाएंगे। पहला स्टेटमेंट ये तो आपने पढ़ा ही है फॉर्मूला, बोलो पढ़ा है कि नहीं? जिसका आप लिखेंगे मॉड जेड स्क्वायर मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 मॉड जेड मॉड ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। हाँ या ना? यहाँ तक ओके हो गया? अच्छा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें मॉड जेड मॉड ओमेगा स्क्वायर नहीं है। क्या है? क्या है? मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। अब बताइए होल स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पे -2 मॉड जेड मॉड ओमेगा कर लें और +2 मॉड जेड मॉड ओमेगा कर लें तो क्या ये मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको? आया ना? वाई वी आर डूइंग दिस, समझ गए होगे? अब ये वैल्यू अभी भी इक्वलिटी में चल रही है और ये बन गया मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। अच्छा, पूरे से 2 मॉड जेड मॉड ओमेगा कॉमन है और अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा। यहां तक ओके हो? अच्छा, अब याद करो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? ये कितने लोगों को ये समझ आया? याद है वो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला? तो cos 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको आप लिखते हो ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आ रहा होगा ये सब? तो यहां से अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगी। याद आया? यानी इस वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? बोलो, बोलते जाओ। मॉड जेड साइन माइनस स्क्वायर थीटा मॉड माइनस ओमेगा अल्फा बाई होल 2 स्क्वायर प्लस 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ थीटा मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2। यहां तक सब लोग पहुंच गए हो कि नहीं? अब लास्ट चीज, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साइन थीटा हमेशा थीटा से छोटा होता है। फिजिक्स में भी बात पढ़ी कि नहीं? साइन थीटा हमेशा थीटा से क्या होता है? छोटा। अगर थीटा पॉजिटिव है तो पढ़ा है ये बात? नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज के बाद ध्यान रखिएगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो साइन थीटा हमेशा किससे छोटा होता है? थीटा। ये बात फील कर पाए? अच्छा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी थीटा स्क्वायर से छोटा होगा ऑब्वियसली। साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, जब साइन थीटा थीटा से छोटा है तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर से छोटा होगा। हाँ या ना? अब आओ, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई 2 किससे छोटा होगा? थीटा माइनस अल्फा बाई 2 के। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? गुड। इसका मतलब 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हार्डली बराबर हो सकता है 0 पे। ये किससे छोटा होगा? 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 के होल स्क्वायर से। ये बात कितने लोग समझ गए? अच्छा, इसी में ऐड कर दो क्या? मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दो मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? यही तो लिखा है। यानी ये यही लिखा है कि नहीं? यानी इसको क्या लिख सकते हो? यानी ये लिखा है क्या? मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा का, ये किससे छोटा आ रहा है? मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा के स्क्वायर प्लस 4 मॉड जेड मॉड ओमेगा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 क्या हो गया? देखो यही प्रूफ करना था क्या? कहाँ गया? दिख रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ आया भाई? देखो स्टेप बाय स्टेप क्या था, हमको ये रिजल्ट पता था। पहली चीज, हमने रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू आर्ग्यूमेंट के टर्म में रखी। दूसरी चीज, है ना, फिर हमने मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर बनाया।
इसके बाद 1 माइनस कॉस 2 थीटा का रिजल्ट साइन में लगाया, साइन थीटा हमेशा थीटा से छोटा होता है, इनइक्वालिटी लगा दी। प्रोसेस क्लियर हुआ? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, मैं बताऊं। पहला पार्ट सभी लोग कर लेंगे ना, लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ मॉड ऑफ जेड का मिनिमम बताना है। बताओ जल्दी से, मॉड ऑफ जेड का मिनिमम क्या आएगा? याद है इसको कैसे करोगे? इसको आप लिखोगे जेड माइनस कॉमन करोगे और ये आएगा 2 माइनस 2i। याद आया? ये होगा मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस 2i का मॉड। याद आया? और ये किससे लेस है? 1 से, तो यानी ये 1 से आएगा मॉड जेड माइनस ये कितना बन जाएगा 2√2। बोलो भाई। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस 2√2 किसके बीच में होगा? -1 से 1। तो मॉड जेड किसके बीच में होगा? 2√2 -1 से 2√2 + 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2√2 माइनस। लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया? ये तो कर लेना चाहिए था। अब बात आती है न्यूमेरिकली लीस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। न्यूमेरिकली लीस्ट क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट। ये तो बताया ना मैंने। यस एम्पलीट्यूड को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, लिखवाया भी है मैंने। मतलब आपको जेड वो बताना है जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे मिनिमम हो। अब बताओ जेड कहां पे है? पहला सवाल। मॉड ऑफ जेड -2 + 2i अगर 1 होता तो जेड कहां होते? क्विक। आप इसको लिखते ना, ये जेड कहां पे है बताओ? जेड एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है, इसका सेंटर सेंटर 2 माइनस 2i 2 माइनस 2i और रेडियस 1 सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है या नहीं है? ये बात सबको समझ में आई? बट आपसे इक्वल नहीं बोला है, आपसे बोला है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। मतलब अगर इक्वल टू होता तो हम कहाँ रहते? सरकमफ्रेंस। लेस है तो हम सर्किल के, ग्रेटर होता है तो हम सर्किल के। यानी आज के बाद ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड1 अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो तो आप सर्कल के बाहर हो। यानी आपके बाहर वाले रीजन में क्या है? जेड। कितने लोग ये बात समझ लो? यानी जेड इस रेड वाले रीजन में। और अगर यही मॉड ऑफ जेड माइनस जेड1 ग्रेटर देन लेस देन ए होता, अच्छा बाहर और सरकमफ्रेंस इंक्लूड करके, बाहर हो इंक्लूडिंग सरकमफ्रेंस, क्योंकि इक्वलिटी भी है ना। अच्छा अगर ये ऐसे होता तो क्या होते? अंदर इंक्लूडिंग। अब आपका जेड कहाँ है? सर्किल के इनसाइड। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आउटसाइड वाली कंडीशन हो गई। कितने लोग ये समझ रहे हो भाई? और ये इनसाइड वाली कंडीशन। क्यों ऐसा है समझ रहे हो? यानी इस सर्किल की सरकमफ्रेंस के इनसाइड है आप अभी। बिल्लेस है ना? बोलो। अच्छा अब आओ, सर्किल जो है वो है 2 माइनस 2i, यानी सेंटर कितना है? 2, -2। बोलो भाई, सेंटर कितना है? 2, -2। तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।